नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, 28 अगस्त को धामी कैबिनेट की बैठक होगी। आपको बता दें कि सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक होने वाली है। मॉनसून सत्र के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक है। बैठक में कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। मीटिंग में यूपीएस पर भी चर्चा संभव है। चुनाव और आपदा राहत कार्य पर भी चर्चा होगी। तो उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की कल अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक को मॉनसून सत्र के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। बैठक में यूपीएस, नगर निकाय चुनाव, आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों समेत कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो देखिए, कल कैबिनेट बैठक होने वाली है। धामी कैबिनेट की कल बैठक है, बेहद अहम। मॉनसून सत्र के बाद ये बैठक, और आपको बता दें कि कई ऐसे विषय हैं जिस पर कल चर्चा संभव है। तो 28 अगस्त को धामी कैबिनेट की बैठक, कई अहम विषयों पर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि मॉनसून सत्र के बाद ये पहली बैठक है कैबिनेट की। माना जा रहा है कि यूपीएस पर चर्चा संभव है कि हो। इसके अलावा कई और विषय हैं जिसमें नगर निकाय चुनाव हैं, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। साथ ही आपदा प्रबंधन को लेकर के भी चर्चा हो सकती है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में उत्तराखंड में लगातार बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उत्तराखंड को उठाना पड़ा है। बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना उत्तराखंड वासियों को करना पड़ा है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, कल कैबिनेट की बैठक है, क्या जानकारी, क्या क्या ऐसे प्रस्ताव हैं जिस पर चर्चा हो सकती है? बिल्कुल अभिषेक, विधानसभा सत्र के बाद ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक कल आयोजित की जाएगी, जिसमें कई अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर के रखा जाएगा। क्योंकि सदन में कई चीजें पास हुई हैं, अनुपूरक बजट पास हुआ है, कई कई विभागों के मत पास हुए हैं, उसको लेकर के चर्चा की जाएगी। साथ ही लगता है अनुज से संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कल बैठक होने वाली है धामी कैबिनेट की। अनुज, आवाज मिल रही है आपको? बिल्कुल अभिषेक, चूंकि कैबिनेट में मानसून सत्र भी हुआ चुका है और मानसून सत्र के बाद ये कैबिनेट बैठक है, जिसके कारण कई अहम मुद्दे हैं जिसमें फैसला लिया जा सकता है। तो पशुपालन को लेकर के फैसला लिया जा सकता है। पशुपालन में कई ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। राजस्व विभाग में कई ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें वित्त नियमावली में भी चेंजेस किए जा सकते हैं। यूसीसी पे जो चर्चा हुई है उस पर चेंजेस किए जा सकते हैं। शहरी विकास विभाग के अंतर्गत उसमें निर्णय लिया जा सकता है। जो क्योंकि पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव है, कई ऐसे जिले जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, जिनके प्रस्ताव आए हुए हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास। गैरसैंण में भी कई विधायकों ने प्रस्ताव दिए थे, चाहे वो चमोली जिला हो या चाहे बागेश्वर जिला हो या चाहे रुद्रप्रयाग जिला हो। तमाम जिलों में जहां पे सड़कें नहीं बनी है, उन सड़कों को लेकर के भी जो है इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है। जी अच्छे। एक और है यूपीएस, क्या यूपीएस को लेकर के चर्चा संभव है? क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये स्कीम लाई गई है। कई राज्य इस पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र में हमने देखा कि महाराष्ट्र पहला राज्य बना जो एक कदम आगे बढ़ा करके इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ा। उत्तराखंड इसके विषय में क्या सोच रहा है?
बिल्कुल, चूंकि मानसून सत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया था और कल कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, यूपीएस के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। चूंकि बीजेपी के राज्य में और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे फैसले हैं जो वो लेते हैं और साथ साथ यूटीसी और चाहे यूपीएस हो, दोनों में बैठ के इस कैबिनेट बैठक में चर्चा की जाएगी। कई मुद्दे, टूरिज्म नीति, हालांकि टूरिज्म नीति को भी कई जगहों पर चेंज किया जाएगा, चूंकि महासू देवता के पास जो उसका जो पूरा कॉरिडोर बन रहा था महासू देवता का, उसको लेकर के अब क्योंकि बजट में पैसा आया हुआ, उस पैसे को वहां लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें जो अयोध्या में उत्तराखंड भवन बन रहा है, उसको लेकर के भी चर्चा की जाएगी इस कैबिनेट बैठक में। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं दिल्ली में अब नहीं बनेगा केदारनाथ धाम। विवाद के बाद रेप्लिका बनाने की योजना को रद्द कर दिया गया है। विवाद के बाद मंदिर समिति भी भंग हुई है। तो आपको बता दें कि दान चंदे पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में आपको बता दें कि जिस तरीके का मंदिर केदारनाथ धाम में है, उसी की तर्ज पर केदारनाथ धाम के निर्माण की योजना तैयार की गई थी। शुरुआत भी हो चुका था, लेकिन अचानक से अब इसे रद्द कर दिया गया है। केदारनाथ धाम के दिल्ली ट्रस्ट ने इसकी घोषणा कर दी है। 10 जुलाई को मंदिर का शिलान्यास हुआ था। दिल्ली के बुराड़ी में अब केदारनाथ धाम मंदिर नहीं बनेगा, इसकी घोषणा श्री केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट ने कर दी है। इस मुद्दे पर प्रदेश के धर्मावलंबियों के साथ कांग्रेस ने विरोध किया था। प्रदेश सरकार ने भी धामों के नाम का दुरुपयोग रोकने के लिए कठोर कानून लाने का कैबिनेट में निर्णय लिया था। केदारनाथ धाम की तर्ज पर दिल्ली में केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए 10 जुलाई को शिलान्यास कार्यक्रम रखा गया था। अगले ही दिन इस मामले में उत्तराखंड में भारी विरोध भी देखने को मिला था। 4 धामों के पंडा पुरोहितों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय पुंडिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, देखिए, जब 10 जुलाई को बड़े ही जोर शोर के साथ हमने देखा था कि दिल्ली के बुराड़ी में किस तरीके से मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी गई थी, अब यह फैसला वापस लिया गया है कि केदारनाथ धाम के तर्ज पर मंदिर नहीं बनेगा। किस तरीके से इसे देखें, और इस निर्णय के बाद जो पंडा पुरोहित विरोध कर रहे थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया आ रही है? देखिए अभिषेक, लगातार ही हम देख रहे थे कि दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर बनाने की लगातार कहा गया था कि यहाँ पर एक केदारनाथ मंदिर बनेगा, जिसके बाद से उत्तराखंड में लगातार सियासत देखने को मिल रही थी। हालांकि साधु संत भी पूरी तरह इसका विरोध कर रहे थे, जिसको देखते हुए अब दिल्ली में जो समिति थी उन्होंने फैसला लिया है कि यहाँ पर केदारनाथ मंदिर नहीं बनेगा, जिसके बाद लगातार ही उत्तराखंड में जो कांग्रेस है वो पूरी तरह सरकार को घेर रही है। हालांकि कांग्रेस ने 3 सवाल भी सरकार से पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरह जो चंदा लगातार इकट्ठा हो रहा था, उसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दे दिया जाए। उसके अलावा जब वहां शिलान्यास हुआ था तो आधारशिला भी रखी गई थी, उसे सम्मान के साथ बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को दे दिया जाए, और जो वहां पर जमीन थी उसे भी कहीं ना कहीं समिति को दे दिया जाए, उसे भी हस्तांतरित कर दिया जाए। हम लगातार देख रहे हैं कि कांग्रेस लगातार घेर रही है। हालांकि वहां जो मंदिर बनाने का फैसला था वो अब रद्द हो गया, और वहां की जो समिति थी उसे भी कहीं ना कहीं भंग करने की बात कही जा रही है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी के लिए। देहरादून में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है। 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। तो आपको बता दें कि नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत लोक सेवा आयोग उत्तराखंड से चयनित 72 असिस्टेंट प्रोफेसर को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस अवसर पर सीएम ने राज्य के मेधावी छात्रों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंस्टीट्यूट में 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान किए जाने के लिए पोर्टल का भी शुभारंभ किया।
सीएम ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी असिस्टेंट प्रोफेसर को बधाई देते हुए कहा कि शिक्षार्थियों के भविष्य निर्माण में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके पास हमारे युवाओं का भविष्य निर्माण करने की जिम्मेदारी है। सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य में लागू किया गया है। प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, तकनीक के विस्तार के सभी क्षेत्रों में कार्य किए जा रहे हैं। 20 मॉडल कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। आप सबके जीवन में एक नया अध्याय लेकर आया है। आज से आप शिक्षा के माध्यम से भविष्य निर्माता के रूप में एक नई जीवन यात्रा की आप शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसके बारे में अभी आदरणीय नरेश जी ने बहुत शानदार तरीके से आप सबके बीच में बात रखी। और मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ जो 72 असिस्टेंट प्रोफेसर ही नहीं बल्कि 72 भविष्य निर्माता हमारे सामने बैठे हुए हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आज से आप सभी के कंधों पर उत्तराखंड के भविष्य को संवारने की, सुधारने की और भविष्यों को तैयार करने की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई है। आपने अभी एक पड़ाव पूरा किया है, यह आपकी शुरुआत हो रही है। पढ़ाई और परिश्रम, आपकी तैयारी, इन सब के बाद एक पड़ाव आपका पूरा हुआ है। आप इसे मंजिल मत समझ लेना। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये शुरुआत है, अभी ये अंत नहीं है। वहीं केदारनाथ मंदिर को लेकर सियासत जारी है। मंदिर को लेकर कांग्रेस ने सरकार को सुझाव दिए हैं। कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने सुझाव दिए हैं। मंदिर निर्माण को लेकर सुझाव दिया गया है। एकत्रित धन को मंदिर समिति को सौंपना चाहिए। आपको बता दें कि केदारनाथ मंदिर को लेकर फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता गणेश गोदियाल ने सरकार को एक बार फिर सुझाव दिए हैं। उन्होंने पहले सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ भी की, लेकिन उसके बाद कुछ सुझाव भी दिए। कांग्रेस नेता ने 3 सुझाव सरकार को दिए हैं। उन्होंने मांग रखी है कि केदारनाथ ट्रस्ट के नाम पर उस समिति ने जितना भी धन मंदिर निर्माण को लेकर एकत्रित किया है, उसे बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को दे दिया जाए। दिल्ली में बन रहे केदारनाथ मंदिर के ट्रस्ट ने, उस समिति ने, जिसका नाम कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट है, एक पत्र सोशल मीडिया में डाला है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस मंदिर का निर्माण अब नहीं कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा है कि इस संस्था को भी हम भंग कर रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि हमने ये उम्मीद की थी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस भूल को स्वीकार करें, लेकिन मुख्यमंत्री जी चूंकि उनकी प्रतिष्ठा है और उनकी प्रतिष्ठा से हमारे उत्तराखंड की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है, राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम विवश नहीं करना चाहते कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको सार्वजनिक रूप से कहें कि ये मेरी भूल है, मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि उनकी इस प्रतिष्ठा के साथ हमारी प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन के मामले में निर्णय लिए जाने पर कई विभागों के कर्मचारियों ने आपत्ति प्रकट की है। कर्मचारी यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम को कर्मचारियों से धोखा बता रहे हैं। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन स्कीम को ही बहाल करने की मांग की है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन के मसले पर निर्णय ले लिया है, यूनाइटेड पेंशन योजना शुरू कर दी है, लेकिन इस मसले पर भी यानी इस निर्णय पर भी कहीं ना कहीं ऐतराज है। शिक्षक ऐतराज जता रहे हैं, खासकर संगठन के पदाधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि यह कर्मचारियों को बांटने का प्रयास है और उनके साथ में एक प्रकार का
कुठाराघात यानी उनके अधिकारों पर कुठाराघात है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ में संगठन से जुड़े लोग हैं और कई शिक्षक हैं जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं इसे हवा दे रहे थे। आपका नाम क्या है जी? संजय चौधरी, मैं प्रवक्ता पद पर हूँ जी। मुझे ये कहना है जसवीर जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने पेंशन योजना पर जो पहल करी है उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन बार बार ठगने का काम सरकार कर्मचारी को कर रही है। देखिए मजेदारी बात यह है, ओल्ड पेंशन को इन्होंने खत्म किया, ओल्ड पेंशन के बाद एनपीएस पेंशन के नाम पर कर्मचारी को ठगने का काम करा। एनपीएस में कर्मचारी के साथ शोषण हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, एनपीएस को हम समाप्त कर रहे हैं, यूपीएस पेंशन को ला रहे हैं। देखिए मजेदारी की बात, यूपीएस पेंशन में कर्मचारी को ग्रेजुएटी के 16.5 माह की ग्रेजुएटी मिलती है ओल्ड पेंशन में। इन लोगों ने क्या करा, यूपीएस में 6 माह की ग्रेजुएटी दे दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया किसी कर्मचारी को लास्ट का वेतन 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो उसे तो 16.5 लाख रुपए मिल रहे हैं ग्रेजुएटी के, और जो यूपीएस में जुड़ेंगे उन्हें 6 माह की, उन्हें 6 लाख, तो मतलब 10.5 लाख रुपए का सीधा सीधा कर्मचारी को वहां नुकसान है। शिक्षक हैं, मैं इनकी तरफ देख रहा था। आप बताइए, आपके तो कई संगठन इसका स्वागत कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद तो इन लोगों ने भी दिया, मोदी जी का, खासतौर पर पीएम का। आप क्या सोचते हैं? ये सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि किसी भी शिक्षक की, किसी भी कर्मचारी की 25 साल सेवाएं नहीं हो पाएंगी, और वो बहुत ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सब लोग जो वो 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी वो उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कहीं ना कहीं ठगा गया है इसमें पूरा के पूरे। यानी कि हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए, यानी कि ये एक तरह से शोभन बाग छलावा है हमारे लिए, छलावा है हमारे लिए, ये सब्ज बाग, यानी ये कह रहे हैं कि सपना दिखा गया है, छलावा है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर के सरकार के इस निर्णय पर मिलीजुली प्रतिक्रियाओं के साथ में कई संगठन पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं, और खासकर वो संगठन जो पहले से ही आंदोलन में शामिल थे अब और उग्र हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि इस निर्णय को किसी भी सूरत में माना नहीं जाएगा। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन रफ्तार पकड़ता है, ये शांत हो जाता है। जसवीर सिंह नीला लक्सर। वहीं जम्मू कश्मीर में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर बड़ा बयान दिया है। इमरान मसूद ने बीजेपी पर तंज कसा है। आपको बता दें कि इमरान मसूद ने बीजेपी पर तंज कसा और सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन पर बीजेपी से पूछने की जरूरत, कश्मीर की खराब हालात की वजह बीजेपी है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच जम्मू कश्मीर में हुए गठबंधन पर कहा कि कांग्रेस को किसके साथ गठबंधन करना है ये बीजेपी से पूछने की जरूरत नहीं है। हरिद्वार में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन में रही है, तब उन्हें कोई आपत्ति नहीं थी। हमने पूछ के गठबंधन करना है क्या? हमको भाजपा से पूछ के गठबंधन करना है? और अलगाववाद की कौन सी बात होगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या पहले से आज कोई बात? नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी साथ सरकार में थी, तब क्या था? नेशनल कॉन्फ्रेंस उन्हीं के साथ सरकार में थी। आज जो कश्मीर का हाल है उसके पीछे सारी भाजपा ही है। अब एक बात बताइए, सिर्फ बंगाल चिल्ला रहे हैं, क्या रुद्रपुर में नहीं अभी हुआ? आपके रुद्रपुर की घटना को किसी चैनल ने दिखाने का काम नहीं किया, कोई दिखाने का काम नहीं कर रहा है आप में से, ना कोई आप बताते हो। आपके सिलेक्टिव टारगेट हैं कि कहां आपको टारगेट करना है, आपको वहीं। पूरा देश, हम कह रहे हैं सब जगह जो घटनाएं हुई हैं वो शर्मनाक है, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो उत्तराखंड के अंदर हो, लेकिन आप सिलेक्टिवली केवल एक को हाईलाइट करते हो। नगर निकाय चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने लोगों से कई वादे किए हैं। प्रदेश में मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। कई लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की है। हरिद्वार के ज्वालापुर में सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर प्रदेश में मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक ने सभी को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए राज्य की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। लोगों की सुनवाई नहीं हो रही, जनता की पीड़ा है, जो जनता का दर्द है वो साफ धरातल पर दिखाई दे रहा है। और जो आम आदमी पार्टी की बदलाव की राजनीति है, धरातल पर काम करने की राजनीति है,
जिसके उसमें हम लगातार कंटिन्यू यहाँ वार्डों में काम कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। उसका ही फल है, नतीजा है कि वो सब दिखाई दे रहा है और लोग आम आदमी पार्टी से जुड़ रहे हैं। देखिए, वक्त बदलाव का है और हरिद्वार नगर निगम में जिस तरीके से यहाँ की मौजूदा मेयर ने 5 साल सिर्फ और सिर्फ मोम की गुड़िया की तरह बिता दिए हैं, तो लोगों का उनसे भरोसा हट गया है। और जिस तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष संजय सैनी जी मजबूती के साथ, जहां प्रशासन नगर निगम किसी तरीके की मदद नहीं कर रहा, वहां वो अपने व्यक्तिगत पैसों से, व्यक्तिगत अपने इकट्ठे करके पैसे, वो नाली, रोड, पुस्ता, कई जरूरत की चीजें जहां आम जनता कोई सुनने वाला नहीं, ऐसे काम कर रहे हैं। तो लोगों में एक विश्वास बन रहा है, लोगों में एक भरोसा बन रहा है। लक्सर में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। वन विभाग पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। हाथियों के दिखने से लोगों में दहशत है। लक्सर क्षेत्र में इन दिनों हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। हाथी राजाजी पार्क से निकलकर आबादी वाले इलाके में आ रहे हैं। एक हफ्ते के भीतर लक्सर क्षेत्र के कई गांव में हाथियों ने उत्पात मचाया है। 3 दिन पहले लक्सर में हाथी ने पशुशाला को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। हमारे सहयोगी जसवीर की रिपोर्ट देखिए। जंगली हाथियों की आबादी में घुसपैठ ने वन विभाग के साथ साथ ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। कई जगह हाथी गांव में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं, तो कई जगह पशुओं को चोटिल कर रहे हैं और ये हालात लगातार बने हुए हैं। लक्सर क्षेत्र में अभी एक हफ्ते के भीतर तकरीबन 3 जगह हाथी उत्पात मचा चुके हैं। 2 दिन पहले नगला गांव में पशुशाला में हाथी ने उत्पात मचा, तो वहीं अगले दिन लक्सर के 2 मोहल्लों में हाथी दिखाई दिया। लेकिन गनीमत रही कि हाथी ने कम से कम किसी के घर पर दीवार नहीं तोड़ी या फिर किसी कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन यदि हालात ऐसे बने रहे तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ इस विषय में जब जब भी ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी जाती है, तब तब वन विभाग के लोग हाथ खड़े कर देते हैं या फिर ये कह करके उनके पास तामझाम या इस तरह के पर्याप्त इंतजाम नहीं है, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। साथ में पुलिसकर्मी भी साफ तौर पर कई नंबरों की जानकारी ग्रामीणों को देते हैं और साफ कहते हैं कि ये हमारे स्तर का काम नहीं है। तो ऐसे में ग्रामीण क्या करें समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ राजाजी नेशनल पार्क के अधिकारियों से भी इस बाबत ग्रामीण संपर्क साध रहे हैं कि ताकि जो हाथी राजाजी नेशनल पार्क से निकल करके अब अधिकतर बढ़ रहे हैं, उसका कारण क्या है, उन्हें रोका जाए या उनके पर्याप्त इंतजाम किए जाए ताकि लोगों को हाथी से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके। जसवीर सिंह, न्यूज़ इंडिया, लक्सर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।